प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए तृतीय वर्ष की आधुनिक हिंदी कविता की क्लास लेने जा रही हूँ। इससे पहले की कक्षाओं में मैंने आपको द्विवेदी युग, आधुनिक काव्य, भारतेंदु हरीशचंद्र, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध के विषय में आपकी कक्षाएं ली थी। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, छायावाद। जैसा कि हम जानते हैं, 1920 से लेकर 1936 तक की कविताओं या उस समय का जो काव्य है, उस समय का जो भी साहित्य है, उसको हम छायावाद से ही अभिहित करते हैं। और छायावाद जो परिभाषा है या छायावाद जो एक टर्म है, वो हमारे यहाँ पर कविताओं के लिए ज़्यादा रूढ़ मानी जाती है। और इस युग में वैसे गद्य भी बहुत रचा गया है, लेकिन हमारा जो इस पेपर का विषय है वो आधुनिक हिंदी कविता है। और इसमें छायावाद के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। छात्र और छात्राओं, छायावाद आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण कालक्रम है। जैसे कि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल की बात करते हैं, उसी प्रकार आधुनिक साहित्य के इतिहास में या आधुनिक कविता की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से छायावाद उसके स्वर्णयुग की तरह आता है। और जो मैंने आपको आपका ये जो पेपर है, इस पेपर में आपके जो छायावाद के प्रमुख 4 कवि लगे हुए हैं। 2 कक्षाएं मैं आपकी छायावाद के संबंध में लेना चाहूँगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इसकी कविताएं हैं, महत्वपूर्ण इसकी प्रवृत्तियां हैं। और आपके 4 कवि इस से संबंध रखते हैं, जो 4 कवि और 16 कविताएं आपके टेक्स्ट में दी हुई हैं। अब हम 1920 और 36, जैसा कि हम जब काल विभाजन पर बात कर रहे थे, तो 1920 और 36 का जो कालक्रम है वो छायावाद के लिए माना जाता है या छायावाद को उस सीमांकन में रखा गया है। और बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे पिछली कक्षाओं में या हम नॉर्मल भी जब आपसे वैसे कक्षाएं लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि 1920 से ही छायावादी शैली की कविताएं रची जाने लगी और अचानक से 1936 के बाद में बंद कर दी गई। ऐसा नहीं होता है। तो छायावादी जो प्रवृत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से कविता में चली आ रही थी। बल्कि कुछ आलोचक तो घनानंद, रीतिकाल के जो घनानंद हैं, बोधा हैं, इनमें छायावादी प्रवृत्तियों को खोज लाते हैं। और हम मैथिली शरण गुप्त और इनसे पहले की जब श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी की बात करते हैं, तो इनके अंदर छायावादी प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। छायावादी प्रवृत्तियों में जो स्वच्छंदतावाद या प्रकृति वाली जो बात है, वो रामनरेश त्रिपाठी के यहाँ पर और श्रीधर पाठक के यहाँ आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगी। तो कहने का मेरा आशय यह है कि छायावादी कविता की जब हम बात करें, तो हम केवल कालक्रम 1920 से जो 36 तक की बात करते हैं, ये हम अपनी सुविधा के अनुसार लिखते हैं या हम अपनी सुविधा को देखते हैं। जब साहित्य का इतिहास रचा जाता है कि अधिकांश जो कविताएं हैं या उस पूरे के पूरे समय सीमा के अंदर अधिकांश कविताएं इसी भाव भंगिमा की लिखी गई थी। तो इसलिए हम 1920 और 36 का एक फ्रेम बनाकर चल रहे हैं। हम इन विषयों पर बात करना चाहते हैं। अब ये वही समय है जब हम बात करेंगे, इसके 4 प्रमुख कवियों की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाम आप सभी ने सुना होगा। उसके प्रसाद निराला की कविताओं के बारे में आप सुन रहे हैं, पंत के बारे में आपने सुना है, और अंत में महादेवी वर्मा। ये चारों जो कवि हैं, जिनको वृहद चतुष्टय के नाम से माना जाता है, ये जो चारों कवि हैं आपके छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ हैं। और इन चारों की कविताएं, स्पेशली महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं बेटा, वो थोड़े बहुत दिनों बाद वो आई हैं, या 1930 के आसपास उनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। लेकिन 1913 के आसपास से ये अपने जयशंकर प्रसाद या निराला अपनी कविताएं इनकी दिखाई देने लगी थी। और 1900 इनका उच्छ्वास जो आता है वो 1918 के आसपास आता है। उच्छ्वास जो सुमित्रा नंदन पंत का काव्य ग्रंथ है। तो हम मानकर चलें कि 18 और 19 के आसपास इस प्रकार की प्रवृत्तियां अपने को दिखाई देने लगी थी।
और छायावाद की जो सबसे मतलब श्रेष्ठ जो कृति कहा जाता है, छायावाद की श्रेष्ठतम कृति कामायनी को मानते हैं और छायावाद की उपलब्धि है, उसका प्रकाशन वर्ष 1936 के आसपास का है। तो इस वजह से इस 1935 में ही प्रकाशन हो गया था, लेकिन ये पुस्तकाकार रूप में 1936 में ही प्रकाशित हुई है। पंत की जो युगांत है वो 1936 के आसपास वो भी प्रकाशित हुई। निराला की अन्यामिका 1938 के आसपास होती है। इस प्रकार हम देखें कि 1920 से 35-36 की जो भी टाइम पीरियड है, जो समय है, जो काल की अवधि है, उसको हम छायावाद के नाम से पुकार सकते हैं। हालांकि उस समय मतलब छायावाद हम एक टाइम पीरियड को कह रहे हैं। अब उस समय में हम देखेंगे तो उस समय उपन्यास, नाटक, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। स्पेशली जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं तो विश्व स्तरीय नाटक हैं, लेकिन फिर भी जो छायावाद जो शब्द है वो काव्य के लिए ही रूढ़ रहा बहुत लंबे समय तक, और हम उसके काव्य वाले अर्थ को ही लेकर चलेंगे। अब आप शब्द से निकालिए छाया। छाया का अर्थ आप क्या समझते हैं? छाया परछाई के लिए हो सकता है, मतलब छाया जो शब्द है या छायावाद जो शब्द है, कहीं ना कहीं शुरुआत में बड़ा एक मजाक या उपहास के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया था कि यहाँ लगता था कि कविताएं या अपनी बात सीधी ना कह के कविता या एक भाव की छाया मात्र पड़ती है। कहीं ना कहीं मजाक में ये बात शुरू हुआ और उपहास के रूप में शुरू होता है, लेकिन बाद में ये रूढ़ हो गया और बहुत सारे लोग इसमें मतलब मानते थे कि ये बंगला कविताओं का छायाभास इसके अंदर दिखाई देता है, या बहुत सारे मतलब इस तरह की चर्चाएं इस युग को लेकर लगातार बनी रहीं। और छायावाद जो संज्ञा, ये छायावाद जो नाम हम लेते हैं, इसका मतलब वैसे तो ये बहुत लंबा विषय है कि मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर में श्री शारदा पत्रिका है, वहाँ पर इसके लिए छायावाद शब्द का प्रयोग, वहाँ से इसका चलन होता है। अब यहाँ पर अब शुरुआत में मुकुटधर पांडे की जब चर्चा आई है तो इनके लेख पर मैं बात करना चाहती हूँ कि उन्होंने स्पेशली कहा भी था, एक उनकी पुस्तक उस समय इंटरव्यू या उसका एक साक्षात्कार था, उस विषय में वो कह रहे थे कि जो व्यक्ति अंग्रेजी साहित्य को जानता है या पाश्चात्य साहित्य को जानता है या बंगाली साहित्य की वर्तमान स्थिति को देखता है तो उन्हें वो समझ जाएंगे कि छायावाद शब्द कहाँ से आया है। कहीं कहीं बच्चों छायावाद को एक मिस्ट्रिसिज्म शब्द के रूप में भी लिया जाता है। मिस्ट्रिसिज्म भी जब आप देखेंगे कि वहाँ एक रहस्य की बात आती है, लेकिन जब हम छायावादी कविताओं पे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि मिस्ट्रिसिज्म जो शब्द है, मिस्ट्रिसिज्म जो एक गुण है, वो केवल एक इसका अंग मात्र है। समूचे छायावाद को आप मिस्ट्रिसिज्म के आसपास में नहीं रख सकते। अब बच्चों इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर कराने के लिए हम थोड़ी सी उस समय की परिस्थितियों पर भी जाएंगे, क्योंकि छायावाद पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है छायावादी कविता पर कि इन जो कवियों को अपने आसपास की समय से, आसपास की देश दुनिया से कोई मतलब नहीं था और ये अपने ही प्रणय गीत गाने में व्यस्त थे। अब हम उस दौर को देखिए कि कोई भी काव्य की जो पृष्ठभूमि होती है अचानक नहीं बनती है। हम 20 और 36 के कालक्रम की बात करें, 1914 से हम देखते हैं 1914, आप ये देखिए कि पहली वर्ल्ड वॉर का समय है, पहला विश्व युद्ध होता है। मतलब उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, गांधी जी भारत लौट चुके हैं। इस प्रकार आप देखिए बहुत सारी घटनाएं उस समय होती हैं और बहुत अगर जो बच्चे राजनीतिक मतलब राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं वो जानते हैं कि हम 1920 से 36 के समय को गांधी युग भी बहुत सारे लोग कह सकते हैं। उस समय गांधी जी का मतलब वो राजनीतिक कालखंड में गांधी जी का बहुत ज़्यादा उस समय प्रभाव था। तो ये मैं आपको परिचय, केवल जब आप कविताएं पढ़ेंगे तो आपको गांधी जी का प्रभाव वहाँ पर भी दिखाई देगा। 1914 के आसपास ही शायद, हाँ 1914 के आसपास ही महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे और 1918 से लेकर 1947 तक का जो समय था वो भारत के लिए राजनीतिक संघर्ष के रूप में बड़ा मतलब अभूतपूर्व था, बड़ा तीव्र उस समय था। राष्ट्रीय आंदोलन शुरुआत हो चुकी थी, विदेशी स्वतंत्रता आंदोलनों से भी संबंध जोड़ा जा रहा था। तो बहुत सारी घटनाएं 1919 में आप देखिए जलियांवाला बाग की घटना हुई है, 1921 में किसान आंदोलन हो रहा था और उसी में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में किसान आंदोलन 1921 के आसपास शुरू हो गया था और 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना हो चुकी थी। 29 में जाएंगे लाहौर अधिवेशन में
हो चुका था। कहने का भाव ये है 1942 के आसपास तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, तो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत ही उथल पुथल वाला ये समय रहा जिस पर हम बात करते हैं। और मैं कई बार आपसे कहती हूँ कि जब हम कभी भी किसी भी साहित्य की बात करते हैं, जैसे आप लोग बचपन में करते हैं, पढ़ते आए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण ही होता है। जो चीज़ें हो रही हैं वो मतलब समाज से कहीं भी साहित्य अछूता नहीं होता। लेकिन अब छायावादी कविता की हम जब बात करते हैं, छायावादी कविता में देखा जाए तो बाहरी स्तर पर इस प्रकार का उथल पुथल कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। वहाँ एक मतलब प्रकृति वो बिल्कुल वैसा है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। कहीं ना कहीं मन की बात, कहीं ना कहीं प्रकृति की बात, प्रेम की बात, सौंदर्य की बात इस कविता में, इस युग की पूरी कविता में आपको दिखाई देगी। अब इसकी तो हम बहुत मतलब गंभीरता में जाएंगे, आगे जाएंगे जब हम समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छायावादी कविता में आप राजनैतिक विमर्श को एक नारी की तरह नहीं देख सकते। वो कहीं ना कहीं एक गांधीवादी अभिव्यक्ति है। उस युग को हम देखा जाएंगे, छायावादी जो कविता है वो कहीं ना कहीं गांधीवादी तरीके की अभिव्यक्ति आपको दिखाई देगी। अब मैं थोड़ा सा और आपको परिचय देना चाह रही हूँ इसमें कि छायावाद की जब हम बात करते हैं, छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं जो आपके कोर्स में भी लगे हुए हैं छायावादी कविता में। सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद। एक तो इनकी काव्य कृतियाँ भी पहले, हालांकि उच्छ्वास सुमित्रानंद पंत की पहले संकलित था, लेकिन इनकी झरना जो पहली काव्य कृति थी जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और चारों आपके कोर्स में लगे हुए हैं, इसलिए इनका परिचय मुझे देना आवश्यक लग रहा था। और ये चारों की कविताएं आपको पढ़ाई भी जाएंगी। अब मैं कोर्स में अगली क्लासेस में मैं चाह रही हूँ कि आपका सबसे पहले छायावाद की कुछ एक विशेषताओं पर हम चर्चा कर लें, क्योंकि एक साथ बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं इस छायावाद की विशेषताओं पर मैं आपसे बात करती हूँ, और अगली क्लास में छायावाद की विशेषताओं पे हम कल ही चर्चा करेंगे।